छोटू जानता था कि सजा बुजुर्ग का ओहदा भले ही काफी ऊंचा था, लेकिन वो इस ओहदे का फिजूल फायदा नहीं उठा सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो बाकी बुजुर्गों के पास उसके खिलाफ जाने का मौका होता। इसके बावजूद छोटू को बुजुर्ग का ओहदा देकर उन्होंने उसका रिश्ता कबीले के साथ और मजबूत कर दिया था। फिर भी छोटू बड़े बुजुर्ग की बात से काफी हैरान था, क्योंकि ऐसे प्राचीन कबीले अपने नियमों का बहुत ज्यादा पालन करते थे। इतने में छोटू ने हाथ जोड़कर इज्जत के साथ कहा, अब जो कि बड़े बुजुर्ग ने अपनी ख्वाहिश सभी के सामने रखी दी है, इसलिए मैं सजा बुजुर्ग बनने से इनकार नहीं करूंगा। मौजूदा हालात में ऐसा करना बहुत अच्छा था, वरना वो सभी छोटू को इतनी आसानी से आदिकालिक पड़ाव लेकर वहां से जाने नहीं देते। और तो और ड्रैगन कबीले से इतना अच्छा रिश्ता रखना छोटू के लिए ही फायदेमंद था। उनका नाम दरिंदों के इलाके में काफी मायने रखता था, बल्कि परलोकी ड्रैगन वजीर जैसा योद्धा अगर इस बारे में जानता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। जाहिर सी बात थी कि छोटू के पास अब सजासील की ताकत थी, जिसके जरिए वो ड्रैगन कबीले के किसी भी योद्धा को सजा दे सकता था। वहीं छोटू की बात सुनकर बड़े बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, जिसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, तो फिर आगे से तुम हमारे ड्रैगन कबीले के सजा बुजुर्ग बनाए जाते हो। इस दौरान तुम्हें कबीले के नियमों को जान लेना चाहिए, ताकि तुम्हारे लिए ही बेहतर हो। छोटू उनकी इस बात के लिए राजी हुआ, पर वो भी जानता था कि उसके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं था नियमों के बारे में जानने का। सभी को पता था कि छोटू कबीले के फैसलों में शामिल नहीं होने वाला था, और सजा बुजुर्ग का दर्जा तो बस एक जरिया था उसे कबीले से जोड़े रखने का। इस पर छोटू ने चक्कर की तरफ देखकर कहा, हेलो दोस्तों, ये एपिसोड सुपरयोद्धा एक्सर में से लिया गया है, जिस पे 24,000 प्लस मेंबर है, वही वाला रियल चैनल है। तो अब जो कि छोटू के इस कबीले आने का मकसद पूरा हो गया था, इसलिए उसे वहां और देर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। ज्वाइन करना, वही वाला रियल चैनल है, ठीक है। वक्त से दरिंदा युद्ध मैदान से दूर रहने का मतलब उस जगह पर जरूर कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो गया होगा। और दोस्तों, ध्रुव शौर्य की बातों के मुताबिक वो भी दरिंदा युद्ध मैदान से जा चुका होगा। प्ले करवा के देख लेना छोटू का वहां होना बहुत जरूरी है कि नहीं, उसके बाद ही डोनेशन देना दोस्तों, ठीक है। तो वो अपना सर हिलाते हुए राजी हुआ। के डोनेशन नहीं लेता हूं दोस्तों, पहले एपिसोड प्ले करके सुनाता हूं, लोगों को प्रूफ देता हूं, उसके बाद ही मैं डोनेशन लेता हूं, ठीक है। और मेरे साथ मैं अकेला काम करता हूं दोस्तों, मेरे साथ और कोई काम नहीं करता है, सिवाय मुस्कुराते हुए हामी भरी, जिसके बाद छोटू की तरफ देखकर उसने कहा, चलिए बुजुर्ग ध्रुव। वही उसकी बात पर छोटू भी मुस्कुराते हुए दमयंत के साथ जाने लगा। जाने से पहले उसने हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते किया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। जब सभी ने छोटू को वहां से जाते हुए देखा तो वो आं भरने लगे। आदिकालिक पड़ाव तक पहुंचना ड्रैगन कबीले के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, लेकिन किसने सोचा था कि आखिर में वो पड़ाव एक इंसान हासिल करने वाला था। इतने में बड़े बुजुर्ग ने आं भरते हुए कहा, ये लड़का कमाल है चक्कर। ये मत सोचना कि इसने हमारे ड्रैगन कबीले का फायदा उठाया है। कौन जानता है, शायद आगे जाकर इससे ज्यादा फायदा हमारा हो। विनाश के बादशाह के अंश को मदद के लिए बुलाना ये काम कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता है। इसका खास ध्यान रखना, ये भी अब से हमारे कबीले का बुजुर्ग है। उसके बाद बड़े बुजुर्ग वहां से चले गए, और अगले दिन छोटू ने अपने कमरे से बाहर आकर देखा कि दमयंत वहां खड़ा था। छोटू ने आदिकालिक पड़ाव हासिल कर लिया था और वो ड्रैगन कबीले का बुजुर्ग बन गया था। ये बात पूरे कबीले में फैल गई थी। आखिर उस कबीले के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी बाहर वाले को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया था। दमयंत ने उससे पूछा, ध्रुव, क्या तुम सच में यहां से जाना चाहते हो? इस पर छोटू ने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ दमयंत भाई, दरिंदा युद्ध मैदान में कुछ मामले हैं जिन्हें संभालने के लिए मेरा वहां होना जरूरी है, इसलिए मैं वापस लौटना चाहता हूं। यह सुनकर दमयंत ने छोटू की बात को समझते हुए उससे कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम अभी जा सकते हो। हम लोगों ने आयामी दरवाजा तैयार कर दिया है, जिसके जरिए तुम जल्द से जल्द दरिंदा युद्ध मैदान वापस लौट सकते हो। इतना कहकर दमयंत पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। वहीं उसे जाता देख छोटू भी उसके पीछे चलने लगा। वो दोनों चलते हुए ड्रैगन कबीले से गुजरते गए, और छोटू देख रहा था कि रास्ते में बहुत से लोग आकर उससे बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर इज्जत तो थी, लेकिन अजीब सी हैरानी भी थी। जाहिर सी बात थी कि सजा बुजुर्ग का औहदा कोई मामूली औहदा नहीं था। कुछ देर तक चलते हुए वो दोनों आखिरकार एक पहाड़ के ऊपर पहुंचे, जहां छोटू को महसूस हुआ कि आयामी शक्तियों में हलचल होने लगी। इसके अलावा छोटू को वहां चग्गर भी दिखाई दिया, जो खुद उसे विदा करने आया था। इतने में चग्गर आगे आया और उसने हंसते हुए छोटू से कहा, ध्रुव, भले ही तुम्हारी रगों में ड्रैगन का खून नहीं बहता है, लेकिन तुम्हारी हड्डियां अब ड्रैगन की ही हो गई हैं, इसलिए तुम हमारे कबीले के योद्धा माने जा सकते हो। इस पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कबीले ने मेरी बहुत मदद की है बुजुर्ग चक्कर। अगर आगे कभी आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो बेझिझक मुझे बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की मदद करने की। वहीं छोटू का जवाब सुनकर चक्कर काफी खुश हुआ और उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए एक सुनहरे रंग का पत्थर तैयार किया, जिसे उसने छोटू को थमाते हुए कहा, अब से तुम हमारे कबीले के योद्धा हो ध्रुव, इसलिए सुनहरा पत्थर तुम अपने पास रखो। ये मुझे बड़े बुजुर्ग ने तुम्हें देने को कहा था। अगर आगे कभी तुम किसी बड़ी मुश्किल में पड़ो तो इसे तोड़ देना और हमारा कबीला तुम्हारी मदद करने आ जाएगा। ये सुनकर छोटू मुस्कुराने लगा और उसने खुशी खुशी वो पत्थर हासिल किया। उसकी नजर में बड़े बुजुर्ग वाकई बहुत अच्छे थे,
लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि कबीले के बुजुर्गों को उससे ज्यादा उसके शरीर में मौजूद आदिकालिक पड़ाव की हड्डियों की फिक्र थी, क्योंकि अगर छोटू को गलती से भी कुछ हो जाता तो शायद आगे कभी ड्रैगन कबीले का कोई योद्धा वो पड़ाव हासिल ही नहीं कर पाता। इसलिए छोटू की रक्षा करना पूरे कबीले की जिम्मेदारी बन गई थी। लेकिन छोटू को तो बस इस बात से मतलब था कि उस कबीले से उसका रिश्ता काफी अच्छा हो गया था। तभी चग्गर ने अपनी नजरें घुमाकर एक धुंधली जगह की तरफ देखते हुए कहा, आयामी दरवाजा पूरी तरह तैयार हो गया ध्रुव। उसकी बात पर छोटू ने हामी भरी और वो हाथ जोड़कर सभी को अलविदा कहने लगा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरे जाने का वक्त आ गया है, इजाजत दीजिए। अपनी बात कहकर वो ज्यादा देर वहां नहीं रुका और देखते ही देखते उस धुंधली जगह के अंदर चला गया। उसके वहां जाने पर उस जगह की धुंधलाहट और ज्यादा बढ़ गई और आखिर में छोटू सभी की नजरों के सामने गायब हो गया। धीरे धीरे पहाड़ के उस हिस्से में होती आयामी हलचल गायब होने लगी। जब चग्गर ने देखा कि छोटू वहां से चला गया तो उसने आ भरते हुए कहा, उम्मीद करता हूं कि हमारे ड्रैगन कबीले ने इस पर भरोसा करके सही फैसला लिया है। दूसरी तरफ उस जगह से बहुत दूर दरिंदा युद्ध मैदान के बिजलीदीप कबीले में 2 महीने पहले के मुकाबले फिलहाल काफी हलचल थी। अनगिनत ताकतवर शक्तियां बिजलीदीप पहाड़ी के पास महसूस की जा सकती थी। उस कबीले के बहुत से योद्धा आसपास निगरानी रखते जा रहे थे ताकि कोई घुसपैठिया वहां ना आ सके। इस वक्त बिजलीदीप कबीले का औहदा दरिंदा युद्ध मैदान में सबसे ऊंचा हो गया था, बल्कि एक तरह से उनकी ताकत तीनों सबसे ताकतवर वजीरों के कबीलों से भी ज्यादा मानी जाने लगी थी, क्योंकि करिश्माई प्राचीन दरबार से छोटू के दिए खजानों की वजह से इस कबीले के पास अनगिनत खास हथियार मौजूद थे। इन हथियारों के सामने बहुत से कबीले कमजोर पड़ जाते थे और साथ ही बहुत से लोग इस कबीले से जुड़ना भी चाहते थे ताकि वो ऐसे खास हथियारों का फायदा उठा सके। बिजलीदीप कबीला भी ये बात अच्छी तरह समझता था, इसलिए अपने साथ शामिल होने वालों का कड़ा इम्तिहान लिया करता था। कबीले में शामिल होने पर किसी योद्धा को कबीले के लिए बहुत कुछ अभी भी बिना एपिसोड के डोनेशन नहीं लेता हूं दोस्तों, पहले एपिसोड प्ले करके सुनाता हूं। इस दौरान बिजलीदीप कबीले के दरबार में बहुत सारे लोग मौजूद, ठीक है, और मेरे शरीर से खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थी। कोई काम नहीं करता है, सिवाय लोग काले रंग का कवच पहने हुए थे। उनके कवच पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये लोग थे बिजलीदीप कबीले के सबसे ताकतवर योद्धा, जिन्हें कहा जाता था बघीरा घातक फौज। इस फौज के हर योद्धा को लड़ने के लिए सबसे ताकतवर खजाने पकड़ाए जाते थे। वो सभी जिस दरबार में मौजूद थे उसमें कुछ और कबीलों से आए लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए थे कहने लगे, बिजलीदीप कबीला तो बहुत ताकतवर हो गया है, बधाई हो। इतना ही नहीं, तुम्हारी बघीरा घातक फौज भी किसी इंद्रजीत से टकराने के काबिल है। अगर कोई गौर से इन लोगों को देखता तो उसे दिखता कि ये थे परलोकी ड्रैगन वजीर, असुर किद वजीर और स्वर्ण बंदर वजीर। इस दौरान दरबार के सबसे शानदार सिंहासन पर बैठा था निंजा, जो उनकी बात सुनता जा रहा था। तीनों वजीरों की बात सुनकर उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम तीनों इतनी दूर सिर्फ इस कबीले की तारीफ करने तो नहीं आए होंगे, है ना? तो क्यों ना हम सीधे मुद्दे की बात पर आए। जाहिर सी बात थी कि निंजा की नजर में वो तीनों वजीर बिल्कुल अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसे और छोटू को खत्म करने की कोशिश की थी। और फिलहाल बिजलीदीप कबीला इतना ज्यादा ताकतवर था कि निंजा को उनसे इज्जत से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं जब परलोकी ड्रैगन वजीर ने निंजा को इस तरह बात करते हुए देखा तो उसकी आंखों में हल्की नाराजगी दिखने लगी। लेकिन वो भी जानता था कि बिजलीदीप कबीला पहले जैसा नहीं था, इसलिए वो निंजा के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतने में स्वर्ण बंदर वजीर ने हंसते हुए कहा, ज्वाला जनाब, मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि हम तीनों यहाँ क्यों आए हैं। इस मामले ने पूरे दरिंदा युद्ध मैदान में हंगामा मचा रखा है। उसकी बात सुनकर निंजा ने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, देखो, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम तीनों वजीरों और रांगला पहाड़ की दुश्मनी से बिजलीदीप कबीले का कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात थी कि निंजा भी उस मामले के बारे में अच्छी तरह जानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त में रांगला पहाड़ ने पूरे दरिंदा युद्ध मैदान में हंगामा मचा दिया था। वो इलाका दरिंदा युद्ध मैदान से लगा हुआ था और दरिंदा युद्ध मैदान की तरह ही वो इलाका भी बहुत बड़ा था। और तो और ये दोनों इलाके कभी एक दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाते थे। लेकिन जब से दरिंदों के खजाने की खबर रांगला पहाड़ तक पहुंची, तब से वो लोग धीरे धीरे दरिंदा युद्ध मैदान में घुसने लगे। उनके इस तरह अंदर घुसने से सबसे पहले किसी पर असर पड़ा था तो वो थे तीनों सबसे ताकतवर वजीर। इस वजह से वो तीनों ही बहुत ज्यादा नाराज थे। एक तरह से रांगला पहाड़ वालों का इस तरह घुसना दरिंदा युद्ध मैदान पर जंग छेड़ने का ऐलान था। लेकिन अपनी नाराजगी के बावजूद वो तीनों वजीर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो रांगला पहाड़ की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। दरअसल दरिंदों के इलाके में रांगला पहाड़ काफी जाना माना था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जगह दरिंदा युद्ध मैदान जैसी बिखरी हुई नहीं थी जहां बहुत सारे कबीले थे। उस पूरे बड़े इलाके में एक ही कबीले का राज था जिसका नाम था रांगला कबीला। रांगला कबीला एक बेहद ताकतवर कबीला था जिसके पास 5 इंद्रजीत योद्धा थे जो लीडर के ओहदे पर थे।
उनके अलावा भी बहुत से ताकतवर योद्धा उस कबीले में थे, जिनकी वजह से तीनों इंद्रजीत वजीर उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। यही वजह थी कि तीनों वजीरों को इस मामले के बारे में सोचकर सिर दर्द होने लगा था। जब उनसे रांगला कबीले वाले संभाले नहीं गए तो वो मजबूरी में पीछे हटने लगे। ऐसे में उन्हें अपने पुराने दुश्मन बिजलीदीप कबीले से मदद मांगनी पड़ी। आखिर सभी ने बिजलीदीप कबीले की ताकत जो देखी थी, इसलिए अगर बिजलीदीप कबीला भी उन तीनों वजीरों के साथ जुड़ जाता तो उन तीनों की ताकत काफी बढ़ जाती। इतने में असुरगिद वजीर ने निंजा की तरफ देख कर कहा, ज्वाला जनाब, जैसे ही रांगला कबीले वाले आगे आएंगे तो सबसे पहले हम तीनों वजीरों के कबीलों पर ही हमला होगा। लेकिन अगर हम उनसे हार गए तो दरिंदा युद्ध मैदान के बाकी कबीलों के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो रांगला कबीले के साथ जुड़ जाएं, या तो ये इलाका छोड़कर भाग जाएं। चाहे कुछ भी हो, आखिर में गाज तुम्हारे बिजलीदीप कबीले पर ही गिरेगी। और वैसे भी रांगला कबीले ने हमसे जंग छेड़ी इसलिए है क्योंकि वो दरिंदों का प्राचीन खजाना हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो खजाना तुम्हारे कबीले का है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमसे जीतने के बाद रांगला कबीला शांत हो जाएगा? हमें यह भी पता है कि तुम्हारे कबीले का मार्कस वालों से खास रिश्ता है, लेकिन रांगला कबीले के साथ भी एक ताकतवर कबीला शामिल है, और तो और दरिंदों के प्राचीन खजाने जैसी खास चीज हासिल करने के लिए वो उस कबीले की मदद मांगने से नहीं झिझकने वाले। ये सुनते वक्त निंजा के चेहरे पर भी हल्की फिक्र दिख रही थी, लेकिन वो अपने आप को तीनों वजीरों के साथ जोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बड़ी साफ अंदाज में जवाब दिया, जब मुसीबत हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देगी तो हमारा बिजलीदीप कबीला उसे संभाल लेगा। तुम तीनों को हमारे कबीले की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका रवैया देखकर परलोकी ड्रैगन वजीर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने तुरंत अपना हाथ पटक कर सामने रखी टेबल तोड़ दी। लेकिन उसके ऐसा करते ही अचानक से हवाएं चलने लगी और बहुत से लोग उसे घेरने लगे। यहाँ तक कि इन लोगों में बघीरा घातक फौज के योद्धा भी शामिल थे, जिनके बहाने पर निंजा ने दहाड़ते हुए कहा, और दोस्तों यहाँ पर परलोकी ड्रैगन वजीर, ये हमारा बिजलीदीप कबीला है, अपने गुस्से को शांत रखना सीखो, वरना हम भी अपने गुस्से को शांत नहीं रख पाएंगे। प्ले करवा के देख लेना परलोकी उसके पास एपिसोड है कि नहीं, उसके बाद ही डोनेशन देना दोस्तों, ठीक है? मजबूरी में चुपचाप बैठने के सिवा एपिसोड के डोनेशन नहीं लेता हूं दोस्तों, पहले एपिसोड प्ले करके सुनाता हूं, बिजलीदीप कबीला प्रूफ देता हूं, उसके बाद ही मैं डोनेशन लेता हूं, ठीक है? और मेरे साथ इतने में स्वर्ण बंदर वजीर ने मजबूरी भरी आवाज में कोई काम नहीं करता है सिवाय ज्वाला जनाब, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है। हमारी मदद करने के लिए राजी हो जाओ। रांगला कबीले ने हमारे यहाँ घुसकर तंबू गाड़ दिए हैं और साथ ही 5 लीडर्स को भी भेज दिया है दरिंदा युद्ध मैदान पर कब्जा करने के लिए, लेकिन हम 3 वजीर उन 5 के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? इस पर निंजा ने अपने गुस्से को शांत किया और धीमी आवाज में कहा, मैं समझ रहा हूं कि यह मामला बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इससे जुड़ा कोई भी फैसला भैया के आने के बाद ही लूंगा। लेकिन उसकी बात पर स्वर्ण बंदर वजीर ने भरते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे भैया को गए हुए 2 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है और हमें यह भी नहीं पता है कि वो कब वापस लौटेगा। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसने अपनी बात कही थी कि अचानक दरबार के दरवाजे के पास अजीबोगरीब हलचल होने लगी। इस हलचल को देखकर वहां मौजूद सभी ने अपनी नजरें उस तरफ की जहां उन्हें एक लड़का चलकर अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने दरबार के अंदर आते ही हंसी के साथ कहा, क्या बात है, मेरे स्वागत की ऐसी तैयारियां। तीनों ताकतवर वजीर, कैसे हो तुम लोग? काफी वक्त हो गया तुम तीनों से मिले। वहीं छोटू को वहां आते देख निंजा के चेहरे पर पहले तो थोड़ी हैरानी दिखी, लेकिन वो अगले पल खुशी में बदल गई। इस दौरान छोटू ने तीनों वजीरों को देखकर उनसे आगे कहा, मैंने तुम लोगों की पूरी बात सुन ली है और मैं समझ रहा हूं कि रांगला कबीले से निपटना मुश्किल तो काफी है, लेकिन यह काम नामुमकिन हरगिज नहीं है। देखो, रांगला कबीला इतना ज्यादा ताकतवर इसलिए है क्योंकि वो एक साथ है, इसलिए उनसे निपटने का रास्ता भी साफ है। हमें दरिंदा युद्ध मैदान के सभी कबीलों को एकजुट करना होगा। ये कहते वक्त छोटू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी नजर में बिजलीदीप कबीले को बड़ा करने का वक्त अब आ गया था। तो कैसे राजी करेगा छोटू तीनों ताकतवर वजीरों को अपने साथ शामिल होने के लिए? और क्या होगा जब दरिंदा युद्ध मैदान टकराएगा रांगला पहाड़ से? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।